आज रामनवमी के इस पावन पर्व की आप सबको हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। साथ ही भारतीय जनता पार्टी का आज स्थापना दिवस है। हम सब रामनवमी के इस शुभ अवसर पर भारतीय जनता पार्टी का स्थापना दिवस मनाने के लिए एकत्र हुए हैं। कार्यक्रम प्रारंभ हो उससे पहले मंडल के पूर्व भाजपा मंडल ग्राम गंगापुर के पूर्व श्री राधेश्याम जी भाई साहब, ग्रामीण मंडल के महामंत्री नेत्रपाल जी, महिला मोर्चे की मंडल अध्यक्ष राधा जी, पूर्व सभापति संगीता जी बोहरा, हमारे भाजपा के अनुसांगिक एससी मोर्चे की प्रदेश उपाध्यक्ष अंजू जी जाटव, आप आए और दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम को विधिवत रूप से प्रारंभ करें। प्रदीप जी भाई साहब भी साथ में आए, प्रलेश जी, उमेश जी, बीजेपी जिंदाबाद, बीजेपी जिंदाबाद, जय जय श्री राम। सावित्री जी आगे आए, दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम को विधिवत रूप से प्रारंभ करें। भाजपा के पूर्व मंडल अध्यक्ष राधेश्याम जी भाई साहब दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम को विधिवत रूप से प्रारंभ कर रहे हैं। भारत माता की जय हो, भारत माता की जय हो, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। बीजेपी जिंदाबाद, जिंदाबाद बीजेपी जिंदाबाद। जिंदाबाद। दीप प्रज्वलन के पश्चात सभी अपना मानभाव अपना अपना स्थान ग्रहण करें। सभी उपस्थित जनों से मैं विनम्र प्रार्थना करूंगा, वंदे मातरम के लिए अपने स्थान पर खड़े होकर वंदे मातरम के गान करेंगे। वंदे मातरम सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम शस्य श्यामलाम मातरम शुभ्रज्योति पुलकित यामिनी सुमित शोभना सुहासिनी सुखदां वरदां वन्दे वंदे मातरम। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। प्रभु श्री राम की, प्रभु श्री राम की, प्रभु श्री राम की। बीजेपी जिंदाबाद, बीजेपी जिंदाबाद, बीजेपी जिंदाबाद। कृपया अपना स्थान ग्रहण करें। आज के दिन ये बहुत अच्छा अवसर है कि इस वर्ष भारतीय जनता पार्टी का स्थापना दिवस रामनवमी के इस अवसर पर पड़ा है। 6 अप्रैल 1980 ये तारीख याद रखिएगा। भाजपा के प्रत्येक कार्यकर्ता को ये तारीख याद रहनी चाहिए। 6 अप्रैल 1980 भारतीय जनता पार्टी का स्थापना दिवस है। जिस प्रकार से प्रत्येक व्यक्ति को अपना जन्म का दिवस, जन्म की तारीख याद रहती है, इसी प्रकार से हम जिस भी संगठन में काम करते हैं उसकी स्थापना की तारीख, उसका दिवस हमें स्मरण रहना चाहिए और प्रतिवर्ष उसको अवसर आने पर उस कार्यक्रम को मनाना चाहिए।
जिससे कि किस परिस्थिति में कैसे क्यों हम जिस संगठन के कार्यकर्ता हैं उस संगठन की स्थापना हुई, वो संगठन बना। वैसे तो 1952 में हमारा भारतीय जनता पार्टी का मूल संगठन जनसंघ, सबने सुना होगा जनसंघ का नाम, जनसंघ की स्थापना हुई थी। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की प्रेरणा से, पूजनीय गुरुजी की प्रेरणा से पंडित दीनदयाल उपाध्याय, श्यामा प्रसाद जी मुखर्जी, सुंदर सिंह जी भंडारी, ऐसे 5 कार्यकर्ताओं की, नानाजी देशमुख, इन 5 लोगों के द्वारा मूल जनसंघ की स्थापना हुई। राजनीतिक क्षेत्र में हम लोग काम करते हैं, परिस्थितियों के अनुरूप जनसंघ जनता पार्टी में विलय हुआ। 77 में मोरारजी देसाई जी के नेतृत्व में जनता पार्टी की सरकार बनी। परिस्थितियों के अनुरूप 6 अप्रैल 1980 को भारतीय जनता पार्टी की स्थापना मुंबई के राष्ट्रीय अधिवेशन में की गई। निरंतर 46वां साल भारतीय जनता पार्टी इस भारत माता की सेवा में अपने आप को समर्पित करते हुए लाखों कार्यकर्ताओं के साथ में, करोड़ों कार्यकर्ताओं के साथ, अभी तो हमारे 13 करोड़ 18 करोड़ प्राथमिक सदस्य हैं। जिस स्थान पर हम बैठे हुए हैं, जहां कार्यक्रम संपन्न हो रहा है, उमेश जी शर्मा, उन्होंने कितने 15,000 10,000 से ज्यादा, मतलब 11,000 मान के चलते, 11,000 प्राथमिक सदस्य बनाए। जोरदार ताली के साथ में उमेश जी को साधुवाद है। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए, इस श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए, मैं विचार अपने अपने जनसंघ के, इस भारतीय जनता पार्टी के 45 साल की यात्रा का, जो पुराने लोग हैं, जिनको खट्टे मीठे अनुभव हैं, जिन्होंने आज तक इस पार्टी को फर्श से अर्श तक पहुंचा दिया। 84 में 1980 में पार्टी बनी। 84 में हमारे 2 सांसद चुन के आए थे, 2 सांसद चुन के आए थे। लेकिन 89 आते आते हम 100 से ऊपर पहुंच गए और आज लगातार तीसरी बार मोदी जी के नेतृत्व में भाजपा की सरकार देश का सेवा कर रही है। इसी क्रम में हमारे पूर्व मंडल अध्यक्ष राधेश्याम जी भाई साहब से मैं आग्रह करूंगा, वो आए और अपने अनुभवों से, इस पार्टी की यात्रा और आपके द्वारा, हमारे मंडल अध्यक्ष रहे हैं राधेश्याम जी, विभिन्न संगठनों के, समाज के प्रमुख कार्यकर्ता रहे। मैं आग्रह करूंगा हम सबको आपके अनुभवों से लाभान्वित करें। आदरणीय राधेश्याम जी भाई साहब। भारत माता की जय हो। वंदे मातरम, वंदे मातरम। वंदे। प्यारे बंधुओं, भारतीय जनता पार्टी के सक्रिय कार्यकर्ता, आप लोगों को भी भाई ने स्थापना दिवस जो हमारा पार्टी का 6 अप्रैल 1980 को मनाया जा रहा है, उस संदर्भ में, और जब से हमारी पार्टी 1952 में जनसंघ के नाम से लेकर के आज तक जो प्रगति की और कार्यकर्ताओं ने अपने अथक प्रयास से पार्टी को आज विश्व की नंबर 1 पार्टी बना दिया, उसके लिए मैं आप सारे कार्यकर्ताओं को धन्यवाद देता हूं। प्यारे बंधुओं,
हमने गंगापुर के अंदर वो स्थिति देखी है कि जब जनसंघ का समय था तो हमारे यहाँ कोई कार्यकर्ता नहीं होता था। दामोदर जी, एडवोकेट साहब और 2-3 कार्यकर्ता जब चुनावों का टाइम होता था तो रिक्शे पर खुद ही प्रचार करते थे और घूमते रहते थे। आज उन लोगों के अथक प्रयास से और पुराने कार्यकर्ताओं के अथक प्रयास से हमारी पार्टी आज विश्व लेवल पर अपनी एक पहचान रखती है। हमारे कार्यकर्ताओं ने, हमारे सीनियर कार्यकर्ताओं ने पार्टी को इस ऊंचाई पर पहुंचाया कि आज जो वर्षों पुरानी राष्ट्रीय कांग्रेस थी वो एक कोने में सिमट कर रह गई है। बंधुओं, हमारे जो सीनियर्स कार्यकर्ता हैं और जो हमारी पार्टी को लीडर हैं, उनकी विचारधाराओं से आज विभिन्न योजनाओं के द्वारा जो हमारे गरीब तबके के व्यक्ति हैं, विभिन्न समाजों के, उनको कई तरह का लाभ पार्टी ने पहुंचाया है। जैसे हमारे अटल जी की योजनाओं ने गांव-गांव में सड़कें बनवा दी। पहले गांवों की स्थिति ये थी कि गांव से मुख्य सड़क पर आने के लिए आदमियों को बहुत संघर्ष करना पड़ता था। आज उनकी योजना के द्वारा ही गांव-गांव सड़कों से जुड़ गए हैं और मेन सड़कों से जुड़ चुके हैं। हमारे यहाँ मोदी जी जब से आए तब से हम लोग देखते हैं कि कितनी योजनाएं उन्होंने देश के सामने रखी और उनका प्रभाव गरीबों को हुआ। जैसे गैस की बहुत बड़ी समस्याएं हमारे सामने होती थी, पहले ब्लैक से गैस मिलती थी। उनके आने के बाद आज गैस हर आदमी को सुचारू रूप से उपलब्ध होती है। आवास, गरीबों के लिए आवास योजनाएं उन्होंने बनाई। हम गरीब लोगों के लिए उन्होंने पहले फ्री में गेहूं देते हैं, अनाज देते हैं, जिससे गरीब तबके का जो व्यक्ति है उसको काफ़ी सहारा मिलता है। पेंशन योजनाएं बनाई उन्होंने। हमारे 5 लाख रुपए तक का फ्री इलाज कराने के लिए एक योजना बनाई जो सारे गरीबों के लिए बड़ी लाभकारी हुई है। प्यारे भाइयों, मैं तो इस मंच के द्वारा आप लोग सबसे निवेदन यही करूंगा कि आप लोग मिलजुल करके पार्टी का जो योजनाएं हैं उनको घर घर पहुंचाएं और मिलजुल करके पार्टी को और ऊंचाइयों पर पहुंचाएं, जिससे हमारी पार्टी का नाम अमर हो और लोग बाग हमको अच्छी दृष्टि से देखें। प्यारे भाइयों, आज गंगापुर के अंदर ही देखिएगा कि हमारा चेयरमैन बना हुआ है। पहले कांग्रेस का चेयरमैन होता था। ये सब आप लोगों के प्रयास से ही हो पाया है। दो दफे इस हमारे बोर्रा जी भी चेयरमैन रह चुके। उन्होंने भी गंगापुर के लिए काफ़ी अच्छा विकास का कार्य किया। आप लोग भी सब मिलकर के पार्टी का सहयोग दें और मिल करके हम लोग सब देश को आगे बढ़ाएं। यही मेरी आपसे शुभकामनाएं हैं। धन्यवाद। धन्यवाद राधेश्याम जी भाई साहब। आपने पार्टी की जनसंघ की समय से लेकर गंगापुर तक के बारे में जो संकेत किया है, बताया है कि हमारी विकास यात्रा, मोदी जी की योजनाएं, प्रत्येक कार्यकर्ता को पार्टी की, सरकार की जो योजनाएं हैं उनके बारे में बताना चाहिए। नहीं बताएंगे तो लोगों को पता नहीं चलेगा।
बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिनके बारे में लोगों को पता नहीं है। हम सब लोग पार्टी के कार्यकर्ता हैं, पढ़े लिखे हैं, रोज समाचार पत्र पढ़ते हैं, समाचार देखते हैं, हम इस सब से अवगत हैं, हमको इसके बारे में बताना चाहिए। इस कार्यक्रम की श्रृंखला में हमारे बीच में बहुत पुराने कई पदों पर काम करने वाले प्रदीप जी सरकार यहाँ उपस्थित हैं। मैं उनसे कहूंगा वो आए और अपना विचार प्रकट करें। प्रदीप जी सरकार। सम्माननीय शहर के सभी नागरिक बंधुओं, मातृशक्ति, आज बहुत ही खुशी का विषय है। रामनवमी के साथ साथ आज स्थापना दिवस भारतीय जनता पार्टी का मनाया जा रहा है। 6 अप्रैल 1980 को भारतीय जनता पार्टी की स्थापना हुई, जिसके प्रथम राष्ट्रीय अध्यक्ष अटल बिहारी वाजपेयी जी बने। आधिकारिक रूप से हम 1984 में इलेक्शन लड़े, जिसमें सभी को पता है कि मात्र हम 2 सीट आए, लेकिन उसके बाद पार्टी का इतना बड़ा विस्तार हुआ, बड़े बड़े जो 70 साल 80 सालों से जो जमी हुई विपक्ष पार्टियों को ध्वस्त करते हुए हमारे अटल जी प्रथम प्रधानमंत्री बने। उसके बाद नरेंद्र मोदी जी यशस्वी प्रधानमंत्री, लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री बने। पार्टी को इतनी ऊंचाइयों पे ले गए हैं। आज विगत 2 दिन पहले ही आप लोग को सब पता है कि वक्फ बोर्ड का इतनी आसानी से पास किया संविधान में, सब देखते रह गए। उससे पहले भी हमने कश्मीर 370, 38 ये सब अपने पास किए हैं। आज इतना विशाल परिवार है हिंदुस्तान का, और हिंदुस्तान का ही नहीं, पूरे विश्व का 18 करोड़ सदस्य हैं हमारी पार्टी के। इसलिए इससे बड़ा कोई पार्टी पूरी दुनिया में कहीं नहीं है। मेरा निवेदन है, क्योंकि कई और वक्ता आने वाले हैं हमारे, आपको पार्टी के आपके विचारों में और विगत करेंगे। पार्टी को अपन को ज़्यादा से ज़्यादा मजबूत करना है और ज़मीन स्तर से काम करना है कार्यकर्ता के रूप में। धन्यवाद। दादा, वक्फ बोर्ड का जो कानून संशोधन हुआ है, एक ऐतिहासिक कार्य भारत सरकार ने किया है, संशोधन किया है। यदि संविधान पढ़ेंगे, हमारे विपक्षी पार्टी के नेता एक लाल डायरी निकालते हैं, लहराते हैं और वो संविधान कहते हैं। संविधान का अनुच्छेद 29 और 30 केवल इन 2 अनुच्छेदों में 3-3, 4-4 लाइन का वर्णन है अल्पसंख्यक के बारे में। उस अल्पसंख्यक में अकेला मुस्लिम नहीं है, सिख भी है, जैन भी है, बौद्ध भी है, फारसी भी है। लेकिन उस अल्पसंख्यक की परिभाषा नहीं है उसमें। अनुच्छेद 29 में तो केवल इतना लिखा हुआ है कि अल्पसंख्यकों की रीति नीति, उनकी भाषा, उनकी परंपरा, उनको बढ़ाने का काम सरकार के द्वारा, संविधान के द्वारा किया जाए, उसका संरक्षण करता है। अनुच्छेद 30 में केवल इतना है, वहां भी कोई धार्मिक रूप से नहीं है, साफ लिखा है अल्पसंख्यक। जो अनुच्छेद 30 है वो प्रोटेक्शन इस बात का नहीं करता है कि धार्मिक रूप से आपको स्वतंत्रता दी जाती है, नहीं। धर्मनिरपेक्ष रूप में अल्पसंख्यकों को एक संरक्षण देने का काम धारा 30 में किया जाता है।
अभी जो वक्फ बोर्ड का जो कानून बना है, संशोधन किया है, देश में अल्पसंख्यकों को, विशेष रूप से मुसलमानों में, मुस्लिम समाज में इसका बहुत बड़ा एक परिवर्तन का स्वरूप हम सबको हमारी आंखों से देखने को मिलेगा। भाजपा का इस कार्यकाल में ये 46 वर्ष की भारतीय जनता पार्टी की इस यात्रा में अनेकों प्रकार के 1952 में जब मुखर्जी गए थे कश्मीर, परमिट की व्यवस्था थी, एक विधान एक संविधान ऐसा नारा था। धारा 370 35 से दोनों को समाप्त करने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। यह विकास यात्रा है हमारी। इस कड़ी को आगे बढ़ाते हुए महिला मोर्चे की हमारी मंडल की अध्यक्ष राधा जी से मैं आग्रह करूंगा, आप पधारे। भारतीय जनता पार्टी का नारा ही लगा देना, इतना ही पर्याप्त है। आओ तो सही। संगीता जी तो आएंगी, अध्यक्ष होने की हैसियत से आप आइए। हमारे बीच में एससी मोर्चे की प्रदेश उपाध्यक्ष अंजू जी जाटव है। मैं उनसे कहूंगा, भाजपा में महिला मोर्चा में बहुत लंबे समय से काम कर रही हैं, आप अपने अनुभवों से संक्षिप्त में हम सबको लाभान्वित करें। अंजू जी। भारत माता की। महिलाओं की तो आवाज नहीं आ रही है, जेंट्स ही चुपचाप बैठे हैं। आज तो खाना वाना खा लिया होगा, व्रत रहा है सब लोग नवरात्रि का, तो आज तो खाना वाना खा लिया। फिर एक बार मैं फिर से बोल रही हूँ, भारत माता की। हाँ, अब आई आवाज। सबसे पहले मैं श्री राम जी के चरणों में अपना प्रणाम करती हूँ, और ये हमारे जो पार्टी के जो सारे ये वरिष्ठ संस्थापक जी हैं उनके चरणों में प्रणाम करती हूँ। और आप सब लोग आए यहाँ इतनी मात्रा में, और उमेश भाई साहब को मैं धन्यवाद देती हूँ, उन्होंने मुझे यहाँ बुलाया, उनका बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। सबसे पहले हमारे वरिष्ठ पार्टी भारतीय जनता पार्टी के राधेश्याम भाई साहब, और यहाँ वरिष्ठ नोबल है अशोक जी भाई साहब, घनश्याम भाई साहब, प्रदीप सरकार जी, नेत्रपाल मीना और सोनी जी, और हमारी भारतीय जनता पार्टी की सभापति संगीता जी बोहरा जी, सावित्री शर्मा और शारदा जी, सपना, राधा दीक्षित, और यहाँ पे भैया मेरे बहुत बैठे हैं, अशोक जी चौधरी, उनके बच्चे मैंने देखा है अभी। सबको बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। एक बार जोर से नारा लगा, भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी। हाँ, अच्छा, अब देखो मैं भारतीय जनता पार्टी में मेरे को 2003 से जुड़ी हूँ मैं। माइक को थोड़ा सा आगे रखो। भारतीय जनता पार्टी में मैं 2003 से जुड़ी हूँ, 3 से। अब ये समझ लो अब कितना वक्त हो गया, 2025 है। इतने साल हो गए हैं मेरे को भारतीय जनता पार्टी ने जो आज तक दिया है, उस पार्टी की मैं बहुत बहुत आभारी हूँ, जो उन्होंने मुझे उस शीर्ष तक पहुंचा दिया। कार्यकर्ता क्या चाहता है? कार्यकर्ता खूब दिन रात काम करता है, मेहनत करता है। उसको क्या चाहिए? एक सम्मान चाहिए। जब हम पार्टी के लिए घर से निकलते हैं, जब उस समय की बात बता रही हूँ मैं, जब मंडल अध्यक्ष थी मैं, तो हम लोग को कहीं धरना प्रदर्शन करने के लिए जाना पड़ता था। तो जब हमारे बच्चे भी छोटे छोटे थे, अब तो बच्चे बड़े हो गए हैं, तो हमें देखो, एक महिला जब घर से निकलती है तो उसे सारे परिवार की जिम्मेदारी भी निभानी पड़ती है। खाना भी बनाती है, घर में झाड़ू पोछा भी लगाती है, छोटे बच्चे हों तो उनको खाना पीना बना के जब वो पार्टी के लिए निकलती है। आप सोचो, फिर जेंट्स हैं परिवार के जो मुखिया हैं, उनको भी खाना बना के खिलाना। नहीं, अरे खाना नहीं मिलेगा तो पार्टी में गई है। तो ये सब बातें सोच के ये सोचो कि महिला कितना संघर्ष करती है। जब हम ऐसी महिला हमारी बैठी हैं कई, सब ये सब हमारे साथ संघर्ष करती हैं। अब आज कई पद पे संगीता जी हैं, सभापति जी हैं,
सावित्री शर्मा कई पदों पार्षद हैं अब। तो ऐसी बात नहीं है, हम लोगों ने पार्टी के लिए मेहनत करी है तो हमें उसका फल भी मिला है। तो ऐसे भारतीय जनता पार्टी को हम बार बार प्रणाम करते हैं और हम तो ये बोलते हैं कि आप लोग भी पार्टी से जुड़ो। और हमारे जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, आज ये सोलो प्रधानमंत्री जी ने हमारे भारतीय जनता पार्टी की जो शाखाएं हैं, कहाँ नहीं है, सब जगह फैली हुई है। इतना बड़ा मतलब पार्टी का हमारा वो ग्रुप बन गया है, तो उस ग्रुप को ही सहारे से हमको भी एक दूसरे को जोड़ना है। सबको, महिला हैं, आप लोग महिलाओं को भी बताओ। अपनी मोदी जी की कई योजनाएं हैं, बहुत से लोगों को ग्रामीण में महिलाओं को कुछ पता नहीं है। अब हमारे प्रधानमंत्री जी मोदी जी ने गरीब महिलाओं को सिलेंडर दिया है, सिलेंडर आवास की योजनाओं को, और कब ये आयुष्मान योजना है, उनकी योजनाएं, कई लोग इसका फायदा उठा रहे हैं नहीं उठा रहे हैं, आप लोग बताओ। कई लोग इसमें से हैं कि नहीं है? सभी लोग हैं। तो हमारी भारतीय जनता पार्टी ने बहुत कुछ दिया हमको। और मैं एक बात और आपसे बोलती हूँ, हमने दिल्ली में किला जीतना बड़ा मुश्किल था। आप सोचो, सर्दियों की टाइम चल रही थी, हम लोगों से ये बोला था पार्टी नेतृत्व ने कि नहीं, आप लोग को 2 महीना यहाँ रहना है। इतनी सर्दी में हमने 2 महीने अपना परिवार छोड़ा। हमने भी ठीक है ठान लिया कि हम जिता के ही आएंगे। सोचो, वहां दिल्ली में मकान बन तो रहे हैं, छोटी छोटी सी, एक के ऊपर ये सब लोग चढ़ते थे ना, तो हमें डर लगता था कि हमारे सिर में नहीं लग जाए। और झुग्गी झोपड़ियों में जाके हम 1-1 घंटा सर्दी में ठुकरते रहते थे, मगर हमने अपना प्रयास रखा, तो वो किला भी हमने जीत लिया। तो उसके लिए आप सब लोगों का ही हमारे साथ आशीर्वाद रहा है। जो हमारे बड़े पार्टी के वो हैं, उन सबका आशीर्वाद, ऐसे ही आशीर्वाद आप सब लोग का बना रहे। जय हिंद, जय भारत। तो आप लोग सभी पार्टियों से जुड़े, ये कह के बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। भाई साहब, योगेंद्र भाई साहब, आपको भी धन्यवाद देती हूँ। अंजू जी, जहां भी इनको काम दिया, जैसे भी इनकी सुविधा लगी, जैसे भी इनकी व्यवस्था थी, सब चीजों को समाहित करते हुए निरंतर, पार्टी ने टिकट दिया तो ठीक, नहीं दिया तो ठीक, चुनाव लड़े तो ठीक, नहीं लड़े तो ठीक, लेकिन पार्टी की मुख्य धारा में निरंतर काम करना, अपने मन से अपनी मन की पीड़ा को बाहर निकालना और वापस काम करना, वापस मुख्य धारा में आना, ये बहुत बड़ी बात है। विरोध क्यों नहीं करना चाहिए? विरोध करना चाहिए, मैं इसके पक्षधर हूं। गुट क्यों नहीं बनना चाहिए? गुट बनना चाहिए, मैं इसका पक्षधर हूं। यदि हम विरोध नहीं करेंगे तो विचार आगे नहीं बढ़ेगा। यदि हम गुट नहीं बनाएंगे तो लोग जुड़ेंगे नहीं, हमारा परिवार नहीं बढ़ेगा। हाँ, लेकिन जब संगठन के लिए बात आएगी, राष्ट्र हित के लिए बात आएगी, देश समाज के लिए बात आएगी, हम हमारा पीड़ा, हमारा दुख, हमारी व्यथा, हमारी कथा, इन सबको दूर रख के अंजू जी की तरह पार्टी की मुख्य धारा में जहां भी काम मिले, चाहे दिल्ली मिले, चाहे भरतपुर मिले, चाहे गंगापुर मिले, जुड़ जाना और छोड़ देना अपने मन की भावना। अभी बता रही थी वो कि कार्यकर्ता कहते, लोग कहते मुझसे कि अंजू जी अब चुनाव मत लड़ना। मैंने तुरंत कहा नहीं लड़ना, मन की पीड़ा को दबाना नहीं, अंगारे की राख को फूंक कर दूर करना, चुनाव लड़ना। मैं इसके पक्षधर हूं। लेकिन जब राष्ट्र, समाज, देश, संगठन, पार्टी के हित की बात आए तो अपनी व्यथा कथा को छोड़ते हुए पार्टी की मुख्य धारा में पंचनिष्ठा के साथ आगे बढ़ते हुए पार्टी का सहयोग करना। इस श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए हमारे बीच में महेश पाल जी हैं। मैं महेश पाल जी से कहूंगा, आपका भी बहुत बड़ा राजनीतिक तो ना कहें, अपने सेवा काल में अनुभव है, सेवानिवृत्ति के बाद पार्टी से जुड़े हैं,
नए कार्यकर्ता को भी मौका मिलना चाहिए। आपके नए पुराने सभी विचारों से हम लाभान्वित हो। संक्षेप में अपनी बात रखें आदरणीय महेश पाल जी। धन्यवाद योगेंद्र जी। सभी बुजुर्ग गण, महिला शक्ति, सामने विराजमान भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, 36 साल राजकीय सेवा से सेवानिवृत्ति के पश्चात बीजेपी ज्वाइन की, लेकिन वो ज्वाइन करना एक मेरे लिए केवल ये था कि हाँ ज्वाइन की। सर्विस के समय भी भावनाएं यही थी। अंजू बहन जी बहुत अच्छी तरह मुझसे 20 साल से परिचित हैं। संस्था प्रधान रहते हुए, विभिन्न कर्मचारी संगठनों के पदों पर रहते हुए, जिस तरह पार्टी के लिए मैं खुल के आता था, सब जानते हैं इस बात को। पार्टी की स्थापना से लेकर विभिन्न महानुभावों का क्या योगदान रहा, इसके बारे में वक्ताओं ने बहुत कुछ कहा। यह सावरकर जैसों की पार्टी है जिन्होंने कोलू के तेल में उनको पेला जाता था। कल्पना कीजिए, दोनों भाई बगल बगल की जेल में, काले पानी की सजा। उस सावरकर की ये पार्टी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी जैसे की ये पार्टी। आज वक्त बिल पर बात हो रही थी, केवल एक समुदाय विशेष के 22 सांसद थे, 22 एक तरफ, और हमारे 200 सांसद। उन्होंने क्या व्यवहार किया, ये सोचने की और देखने की बात है। समय संभलने का है। राष्ट्र निर्माण के साथ साथ हमें अपनी सुरक्षा पर भी ध्यान देना है। हम विभिन्न जातियों में हो सकते हैं, विभिन्न मतों में हो सकते हैं, लेकिन जहां देश का, पार्टी का, हिंदुत्व का सवाल है, हम सबको एक रहना चाहिए। और इसी धारणा के साथ आज मेरी और योगेंद्र जी की कोई बात हो सकती है, लेकिन जहां संगठन है, जहां पार्टी है, वहां सारे मतभेद एक तरफ। भाजपा किस कदर 2 सांसदों से बढ़ी और आज कहां पहुंची, तीसरी बार सरकार बनाई। इस चुनाव में भी संविधान को झूठी रूप से प्रचारित करके कि 400 सीटें आ जाएंगी तो संविधान बदल देंगे, उससे थोड़ा सा डैमेज हुआ हमको। लेकिन फिर भी तीसरी बार लगातार एनडीए की सरकार बनी और मोदी और अमित शाह जिस प्रकार के हमारे लिए कार्य कर रहे हैं और जिस प्रकार के पूर्व सरकारों द्वारा कार्य किए गए, आप तुलनात्मक वो देखिए। हमारे अस्तित्व का सवाल है, तो हमको पार्टी की जननीतियां, पार्टी के किए हुए कार्यों को जन जन तक पहुंचाना है। हमको थोड़ा अध्ययन भी करना चाहिए। आज इतनी योजनाएं सरकार ने चला रखी हैं जिनका हमारे पार्टी कार्यकर्ताओं को भी पता नहीं है, तो उन योजनाओं को जन जन तक पहुंचाएं। वक्फ बोर्ड बिल की बात है, हम सब बैठते हैं, सब समाजों में बैठते हैं, इससे पसमानदा लोगों को किस कदर फायदा होने वाला है, ये चीज भी हमको समझानी चाहिए हमारे मित्रों को। हम जिन मित्रों में बैठते हैं, हमको झगड़ा नहीं करना किसी से, लेकिन हमारी बात मजबूती के साथ कहनी है और पार्टी को पुनः चौथी बार सत्ता में लाना है। जय संगठन, जय भारत, जय भारतीय जनता पार्टी। धन्यवाद पाल साहब। सावरकर जी को आपने याद करा दिया। सावरकर जी दुनिया में एकमात्र व्यक्ति ऐसा था जिसको 2 उम्र कैद की सजा हुई। दुनिया में एकमात्र व्यक्ति था जिसको 2 उम्र कैद की सजा हुई। उसके बाद भी काले पानी की सजा में जेल को तोड़ने का काम यदि किसी ने किया तो सावरकर जी ने किया। ऐसे विचारों से ओतप्रोत, ऐसे विचारों द्वारा पोषक ये भारतीय जनता पार्टी है। इस विचार के लिए ये पार्टी लड़ती है, खड़ी रहती है, अपनी परंपरा को बचाने के लिए काम करती है।
अभी 3-4 दिन पहले एक मुस्लिम भाई मुझे मिला, वो मुझे कहने लगा कहती मैं बोल दूं 100 बार राम, जय श्री राम बोल दूं। हाँ मैंने भाई बोलना चाहिए। मेरे दादा परदादा का नाम फूल खान था, क्यों बनने दिया आपने हमको मुसलमान? बड़ा अच्छा सवाल था। इसका मतलब यदि हम कोशिश करें तो घर वापसी हो सकती है। इसी क्रम में मैं हमारे शहर की पूर्व उपसभापति संगीता जी से निवेदन करूंगा, आप आए, संक्षेप में अपने राजनीतिक जीवन का, राजनीतिक परिवार की आप बहू रही हैं, बहू है, सौभाग्य से आपको सभापति रहने का अवसर मिला है। कुछ अपने इस विकास यात्रा में कार्यकर्ताओं को आपके अनुभव का लाभ मिले, इसलिए संगीता बेहरा जी अपना उद्बोधन करें। जय श्री राम। भगवान राम के चरणों में नमन करती हूँ और आज रामनवमी के शुभ अवसर पर आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। और आज हमारा पार्टी का स्थापना दिवस भी है, तो इसी उपलक्ष्य में आप सभी को पार्टी के स्थापना दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं और बधाइयाँ भी देती हूँ। और निश्चित रूप से भगवान राम ही हमारी पार्टी के पार लगाने वाले हैं, क्योंकि जब जनसंघ का मामला चल रहा था तब भगवान राम के नाम पर ही जो लड़ाई चालू हुई थी मंदिर के नाम पर, तो भारतीय जनता पार्टी को यह बहुत बड़ा सहारा मिला था और इसी के बल पर उन्होंने कार्यकर्ताओं के साथ आगे बढ़ने का प्रयास किया था। और निश्चित रूप से हमारे DS साइंस एकेडमी के निदेशक श्रीमान उमेश जी सर ने भी बहुत अच्छा कार्य अभी किया है और हमारे बुजुर्गों को 500 की संख्या में उन्होंने राम मंदिर के दर्शन करवाए। यह बहुत बड़ी बात है, धार्मिक आयोजन उन्होंने ये किया और बुजुर्गों को ये यात्रा करवाई। क्या पता वो कभी जा पाते या नहीं जा पाते, लेकिन उन्होंने समय रहते उनको भगवान राम लला के दर्शन करवाए। नए मंदिर निर्माण के बाद नए मंदिर के उन्होंने दर्शन करवाए, बहुत ही अच्छी बात है। हम इस बात के लिए मैं नमन करती हूँ उमेश जी सर को, बहुत अच्छा कार्य उन्होंने किया। बहुत बहुत धन्यवाद, कोटि कोटि धन्यवाद। आज इस अवसर पर विराजमान हमारे पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ता श्रीमान राधेश्याम जी और हमारी मातृशक्ति मंच के समक्ष विराजमान सभी वरिष्ठ कार्यकर्तागण प्रदीप जी, महेश जी और अन्य सभी हमारे वरिष्ठ कार्यकर्तागण, सभी कार्यकर्ताओं को बहुत बहुत नमन प्रणाम। और साथ ही साथ मैं ये कहना चाहूँगी कि हमारी पार्टी ने जो संघर्ष किया है, हमें इस पार्टी के संघर्ष को याद रखना चाहिए और हमें इसे आगे बढ़ाने के लिए निरंतर प्रयासरत रहना चाहिए, क्योंकि जिस पार्टी की नींव जब से लगी तब से ये देखिए, जब से जनसंघ का टाइम था, केवल 2 सीटों से हम 303 सीटों पर पहुंचे। बहुत ही संघर्ष में हमारा पार्टी का जो कार्यकाल रहा और बहुत ही भारी रहा हमारे लिए। लेकिन जब 2004 से और 2014 तक नगण्य हमारे पार्टी की सीटें थी, तो 2014 में शानदार जीत के साथ 284 सीटों के साथ हमारे लोकसभा में सदस्य आए और निश्चित रूप से हमारे देश के प्रधानमंत्री प्रथम बार नरेंद्र जी मोदी बने। और जो अटल आडवाणी की जोड़ी थी वो अमित शाह और मोदी में परिवर्तित हो गई और उन्होंने एक कमाल संभाली और निश्चित रूप से हमारे देश को उन्होंने उन ऊंचाइयों तक पहुंचाया जिसकी इच्छा, जिसके सपने हमारे संस्थापकों ने, पार्टी के संस्थापकों ने देखे थे, वो हमारे मोदी और अमित शाह की जोड़ी ने पहुंचाए। और निश्चित रूप से आज उनके मार्गदर्शन में हमारा देश ऊंचाइयों को छू रहा है और यहाँ ही नहीं, देश ही नहीं, विदेश में भी अपने परचम फहरा रहा है। जहाँ तक बात की जाए तो देश में हमारे युवाओं को, महिला वर्ग को, यहाँ तक कि हमारे मुस्लिम भाइयों के लिए भी, चाहे किसी भी जाति वर्ग का हो, युवा हो, शिक्षक हो, चाहे महिला हो, सभी के लिए मोदी जी ने ये योजनाएं चलाई हैं। निश्चित रूप से बहुत ही महत्वपूर्ण योजनाएं हैं और उनका ध्यान सभी के ऊपर है।
और हमें जरूरत है उन सब योजनाओं को हमारे देश के प्रत्येक व्यक्ति तक, हमारे शहर के प्रत्येक व्यक्ति तक, गरीब तक पहुंचाने की, महिलाओं तक पहुंचाने की। तो हम सभी मिलकर आज यह प्रण लेते हैं कि हमें जो भी कार्य पार्टी से मिले, जो भी हमारी योजनाएं हैं, देश की योजनाएं हैं, उनको हम पूरी ईमानदारी और कर्तव्य निष्ठा के साथ देश के कोने कोने तक पहुंचाए, शहर के कोने कोने तक पहुंचाए और अधिक से अधिक संख्या में गरीबों को, महिलाओं को और जो भी वर्ग के लिए योजनाएं हैं उनको उनका लाभ दिलाएं। ये हमारी कर्तव्य निष्ठा है। साथ ही साथ मैं यही कहूंगी कि आप यहाँ पर आए, उमेश जी ने आज यह कार्यक्रम रखा सिस्टमेटिक ढंग से और आज पहली बार निश्चित रूप से कार्यक्रम किया गया है, बहुत ही अच्छा। और प्रत्येक कार्यकर्ता को यह मौका मिल रहा है कि अपनी बातें रखे। बहुत अच्छा उन्होंने आज यह कार्यक्रम पार्टी के स्थापना दिवस के अवसर पर रखा है। आप बहुत ही अच्छे कार्यकर्ता हैं और आगे आप निश्चित रूप से कमान संभालेंगे पार्टी के बड़े नेतृत्व के रूप में, ऐसी मैं कामना करती हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद संगीता जी। भाजपा कब अटल अडवाणी से मोदी अमित शाह में बदल गई पता ही नहीं लगा, और से सम्मान बदल गई। जैसे बाप अपने बेटे को अपनी उत्तराधिकारी बना देता है, घोषित कर देता है और चार्ज सौंप देता है। ऐसे हो गया लगभग, मुझे ध्यान में है 52-53 योजनाएं इस सरकार की, चाहे वो रिक्शे वाले की हो, चाहे वो भिक्षावृत्ति करने वाले को लिए हो, चाहे वो 0 से 1 साल के लिए बच्चों के लिए हो, चाहे 100 साल के वृद्ध के लिए हो, चाहे पढ़ने वाले के लिए हो, चाहे इंजीनियर के लिए हो, चाहे डॉक्टर के लिए हो, चाहे बिना घर वाले के लिए हो, चाहे किसी भी वर्ग, किसी भी समाज वर्ग का हो। ऐसी उज्ज्वला, प्रधानमंत्री सड़क योजना, आयुष्मान योजना, आरोग्य मंदिर, उड़ान योजना, ऐसी अनेकों योजनाओं के साथ में ये सरकार बहुत अच्छे ढंग से, मोदी जी जहां भी जाते, अभी थाईलैंड गए मोदी जी, अभी श्रीलंका गए, श्रीलंका का सबसे बड़ा जो अवार्ड है मोदी जी को दिया गया है। जहां भी जाते मोदी में हो जाता है, भारत में हो जाता है। ऐसी इस 46 वर्ष की भाजपा की विकास यात्रा को जो आगे बढ़ रही है, संगीता जी ने अभी एक हल्का सा कहा, मैं आमंत्रित करता हूं जो भी बंधु यहां उपस्थित है और अपने विचार प्रकट करना चाहते हैं वो आमंत्रित है। मैं घनश्याम जी साहब का नाम लूंगा, लेकिन जिनका मैं नाम से परिचित नहीं हूं, जिनके बारे में मैं बता नहीं सकता, उनके उद्गार मुझे पता नहीं है, मैं उनको आमंत्रित करता हूं वो आए, संक्षेप में अपनी बात को रखे। भाजपा एक ऐसी पार्टी है जो छोटे से छोटे कार्यकर्ता को, प्राथमिक सदस्य को प्रधानमंत्री की श्रेणी तक ले जाती है। हमारे यहां भी एक उदाहरण मिला है, हमारे संगठन में भी, जिले के संगठन में भी ऐसा एक उदाहरण मिला है। हम चाहे वो हमारी पार्टी का सदस्य है या नहीं है, हम उसके बारे में विचार करते हैं, हम उसको आत्मसात कर लेते हैं। हमारा भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता ऐसा आलू है, सब्जियों का राजा है आलू। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता राजा है, राजा, वो समाहित करता है, वो ऐसा समुद्र है। अभी आपने देखा होगा बहुत बड़ी संख्या में 66 करोड़ क्यों भाई साहब कुंभ में पहुंचे, पता नहीं किस किस समाज के थे, किस किस देश से थे, किस किस दुनिया से थे, सबको समाहित कर लिया। ऐसे ही भाजपा भी हर एक को समाहित करना जानती है। भाजपा का कार्यकर्ता समाहित करना जानता है। यदि कोई कार्यकर्ता बंधु, यहाँ उपस्थित बंधु अपने विचार प्रकट करना चाहते हो तो आमंत्रित है, आप आ जाएं, संकोच ना करें। मैं घनश्याम जी भाई साहब, बहुत बड़ा अनुभव है,
भारत माता की। बीजेपी जिंदाबाद। बीजेपी जिंदाबाद। नसिया कॉलोनी के इस उभरते हुए विद्यालय के प्रांगण में आयोजित हो रहे विचार संगोष्ठी भाजपा स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में यहाँ पधारे हुए सभी महानुभावों को मेरा सादर वंदन और नमस्कार। सर्वप्रथम इस संगोष्ठी को आयोजन करने वाले आयोजक महानुभाव को, संयोजक को और हमारे उद्घोषक महोदय को, योगेंद्र जी को मैं बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ कि आपने पार्टी की रीति नीति, पार्टी की विचारधारा, पार्टी का संगठनात्मक स्तर, पार्टी के संगठन के दायित्व, इन सारी बातों पर अनेक लोगों ने अपने अपने विचार रखे होंगे। मुझे जो आदेश मिला है कि संक्षिप्त में बात कहनी है, मैं तो यही कहूँगा कि भाजपा की स्थापना एक सुदृढ़ विचार के रूप में हुई थी। भाजपा एक विचार है जो हर इंसान के मन में पहुंचना चाहिए। दीनदयाल जी ने जो भावना है उस समय प्रकट की थी कि इस देश के अंदर सरकार का एक एक पैसा जो जनहित के कार्यों में लगाया जाता है वो अंतिम छोर पर बैठे हुए व्यक्ति को मिलना चाहिए, और उसी का नाम दिया था उन्होंने अंत्योदय योजना। आज उसी को आधार मान करके वर्तमान हमारी केंद्रीय सरकार और राज्य की सरकार उसी को आधार मान करके योजनाएं जो बना रही हैं और उनके क्रियान्वयन कर रही हैं, वो सब उसी का उद्देश्य है। उसमें वो किसान हो सकता है, वो महिलाएं हो सकती है, वो युवा हो सकता है, वो बेरोजगार हो सकता है, वो रिक्शे वाला हो सकता है, वो होटल वाला हो सकता है, वो चाय वाला हो सकता है। अनेक प्रकार के जो ग्रुप है वो सब उनके लिए एक एक ऐसी योजनाएं स्थापित कर दी हैं, वो उनका लाभ उठाएं। किसान जिस आंदोलन को भड़का रहे थे, कर रहे थे, आज सब न्यूट्रल हो गए। सरकार ने उनको अच्छी तरीके से समझाया। किसान सम्मान निधि सबके खाते में आ रहे हैं 12-12 हज़ार रुपये। खाद पर सब्सिडी, कटीले तारों पर सब्सिडी, पेस्टिसाइड पर सब्सिडी, आप लो, लेना आपका काम। मेन बातें हर इंसान के लिए प्रारंभ से ही 3 होती हैं, कहते ना, रोटी, रोजी और मकान। अगर ये सुविधाएं भारत में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति और परिवार को मिल जाएं, तो फिर कष्ट किस बात का। तो ये मोटो है और ये एक विचार है कि आम जन को ये सुविधाएं बिना कठिनाई के, बिना किसी देरी के सरलता से उपलब्ध होनी चाहिए। पहले आप देखते होंगे तो कितना परिवर्तन जो हुआ है इस सरकार के आने के बाद में। पहले ऑफिसेज में आप जाते होंगे, तहसील में जाते होंगे, एसडीओ कोर्ट में जाते होंगे, विद्यालय में जाते होंगे, कॉलेज में जाते होंगे, भाई मुझे ये सर्टिफिकेट चाहिए, एप्लीकेशन लिखो, मार्क कराओ, टाइम देगा। अब क्या है भाई, सब ई-मित्र पर जाओ, बटन दबाओ, सारे सर्टिफिकेट वहीं हो जाएंगे, दस्तखत करो साहब। तो ये डिजिटल जो इम्प्रूवमेंट हुआ है उसके बारे में भी अपन को सोचना चाहिए और अपनी नई जनरेशन को उसकी जानकारी देनी चाहिए। लेकिन एक बात मैं और कहना चाहूँगा कि अपने बच्चों को, जो आज मैं अनुभव कर रहा हूँ कि हर परिवार और विशेष रूप से महिलाएं, भाई उनके घर की जिम्मेदारी होती है, घर के कामकाज होते हैं। अगर वो कामकाजी महिला है तो उसको ड्यूटी पे भी जाना पड़ता है। तो अपने बच्चों के लिए एक नई हैबिट वो पैदा कर रही है कि ये रो रहा है, नहीं मान रहा, तो लो मोबाइल, खेल इससे। अरे भाई इसको बंद करो। ये
हैबिट उन बच्चों के अंदर मत डालिए, उनसे दोनों ही नुकसान है। इन नियर फ्यूचर देयर माइंड विल बी पॉल्यूटेड, उनका माइंड खराब हो जाएगा, वो आई साइट विल बी, वो खत्म हो जाएगी आई साइट। तो उनको दूसरे तरीके से अपन समझा सकते हैं और इसके ऊपर अपन को अंकुश लगाना चाहिए। यहाँ जो आयोजन हुआ, सबने वक्ताओं ने सारी चीज़ें बतलाई। हम तो यही कहना चाहेंगे कि ये पार्टी आम जन के हितार्थ काम करती है, सबका साथ, सबका विकास, सबके लिए काम करती है। यहाँ भेदभाव नहीं है। भेदभाव पैदा करने वाले लोग अननेसेसरीली इस पार्टी को बदनाम करने का प्रयास करते हैं, आप उनसे बचिए। कोई उदाहरण ऐसा नहीं हो सकता है कि इंटेंशनली हमारे पार्टी के कार्यकर्ता ने, मंत्री ने, विधायक ने, पदाधिकारी ने किसी व्यक्ति विशेष के लिए, किसी समुदाय विशेष के लिए कोई हानि पहुंचाने का कार्य वो कभी नहीं सोचता कि यार उसको हानि हो। आम जन के विकास के लिए, समग्र विकास के लिए, टोटल जो डेवलपमेंट है, उस टोटल डेवलपमेंट के विकास के लिए आप अपना सक्रिय सहयोग दीजिए, सुझाव दीजिए। हमारी पार्टी के जो सीएम हैं, प्रधानमंत्री जी हैं, आपके विचारों को सुनेंगे, आपके विचारों के अनुरूप वो सारी योजनाएं बना रहे हैं, दे रहे हैं। इसलिए आप अपना सहयोग पार्टी के विकास में दीजिए, संगठन के विकास में दीजिए, अपने विचार जरूर प्रस्तुत करिए। आप लोगों ने शांति से सुना, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद आदरणीय घनश्याम जी भाई साहब। शहर का आज का ऐसा कौन सा विद्यार्थी है, आज का ऐसा कौन सी 40-50 से जिनको घनश्याम जी ने नहीं पढ़ाया? उमेश जी ने बोल दिया, बताया अभी 500 लोगों को राम की यात्रा, राम के दर्शन कराएंगे, प्रतिवर्ष कराएंगे। यही संपन्न नहीं हुआ होगा कार्यक्रम। जोरदार तालियां उमेश जी के लिए, भगवान राम के दर्शन कराने के लिए, और निरंतर कराते रहे। भगवान राम इनको शक्ति दे, यश दे, धन दे। बिना धन के यात्रा नहीं होती है। उमेश जी आए और अपने विचार प्रकट करें, बताएं आपने जब प्राथमिक सदस्य बनाए तो उसका अनुभव क्या था और हमारा कार्यकर्ता कैसे लगे, उस अनुभव से हमको लाभान्वित करें। आदरणीय उमेश जी। सियावर रामचंद्र की जय। एक सुदृढ़, सशक्त, समर्थ, स्वावलंबी और विकसित भारत के संकल्प के राष्ट्र निर्माण में जुटी भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्र प्रथम की देश भावना से ओतप्रोत मेरे सभी देवतुल्य कार्यकर्ताओं को मेरा प्रणाम और भाजपा के स्थापना दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। भाजपा की स्थापना से लेकर आज तक जिन महान विभूतियों ने पार्टी को खून पसीने से सींचा है, पार्टी को संवारा है, पार्टी को सशक्त किया है, उन सभी देवात्माओं को मेरा दंडवत प्रणाम। दोस्तों, आज का दिन इसलिए भी खास है कि आज देश के हर कोने कोने में भगवान राम का जन्मोत्सव धूमधाम से मनाया जा रहा है। भगवान श्री राम हमारे देश में ही नहीं, पूरे विश्व में जहां जहां सनातनी रहते हैं उस सब जगह धूमधाम से मनाया जा रहा है। विश्व के सभी सनातनी राम भक्तों को मेरी ओर से बहुत बहुत बधाई। प्रभु उनके सभी कष्टों का निवारण करें, मेरे हृदय के अंतःस्थल से उनकी मनोकामनाएं पूर्ण करें, ऐसी मेरी प्रभु से प्रार्थना है। भगवान श्री राम का जय घोष चहुं दिशाओं में गुंजायमान है। इस सृष्टि का आधार है भगवान श्री राम। चर अचर, दृश्य अदृश्य सभी का आधारिक बीज है श्री राम। वो उनके प्रसंग, प्रेरणादायक, रोचक और मनोकामना को पूर्ण करने वाले हैं। राम राज की स्थापना ही हमारी भारत की विकास यात्रा का अंतिम ध्येय है। प्रभु श्री राम के गुणों से हम, न केवल हम बल्कि हमारी पार्टी भी हमेशा निरंतर प्रेरणा लेती है। दोस्तों, समाज में पनपी आसुरी प्रवृत्ति और आसुरी शक्तियों का अंत करने के लिए
धर्म की स्थापना के लिए प्रभु श्री राम जी का जन्म हुआ था। प्रभु श्री राम जी और कदाचित ऐसी ही शक्तियां जो रामायण काल में जो थी, आपको पता है गांधी जी और बोस जैसे आदमी के निधन के पश्चात या गुमनामी के पश्चात एक आदमी के एकाधिकार के कारण और देश में लाइसेंस परमिट के कारण, कोटा राज के कारण अल्पसंख्यकों के तुष्टीकरण के चरम स्थिति में पहुंचने के कारण और कश्मीर जैसी विदेश नीति पर घुटना टेक राजनीति के कारण, बांग्लादेश और पाकिस्तान में हो रहे हिंदुओं के प्रति अत्याचार के कारण, नरसंहार और धर्मांतरण के कारण और जनता की आवाज के दमन चक्र को कुचलने के लिए संविधान का गला घोंट करके जो राष्ट्रवादियों के साथ जो उनको जेल में डाला गया, जो आपातकाल लगाया गया, उस अनेकों काले अध्याय वाली कांग्रेस के कुशासन से पीड़ित जनता को न्याय दिलाने के लिए, राष्ट्र के बहुआयामी गौरव को विश्व में स्थापित करने के लिए, भारत के नीति मूल्यों और संविधान के सिद्धांतों के प्रति निष्ठा रखते हुए एक ऐसे राष्ट्र का निर्माण करना जो जाति, संप्रदाय, भेदभाव, लिंग से मुक्त हो, सभी नागरिकों को राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक न्याय के उचित और समान अवसर मिले और अंत्योदय, सुशासन, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद, राष्ट्रीय अखंडता जैसे सिद्धांतों पर आधारित जिसकी राजनीति हो, जिसको आदरणीय भाई साहब ने बताया था पंचनिष्ठा, और एकात्म मानव दर्शन को अपना सैद्धांतिक स्वरूप मानते हुए आज से 45 वर्ष पूर्व जिस पार्टी का गठन हुआ वो भारतीय जनता पार्टी के रूप में जानी जाती है। दोस्तों, हमारी विचारधारा हमेशा से रही है कि राजनीति केवल सत्ता पाने का साधन नहीं है, बल्कि राजनीति के माध्यम से देश के लिए अपेक्षित विकास और लोकतांत्रिक मूल्यों के संरक्षण और संवर्धन का कार्य करती है। आज कोई भी पार्टी लोग वो सब वैचारिक शून्य है और एकमात्र ऐसी पार्टी है जो पंचनिष्ठा और एकात्म मानववाद के सिद्धांत को एक अंगीकार करते हुए न केवल संगठन को बल्कि सत्ता को भी चला रही है। यही कारण है कि आज भारतीय जनता पार्टी की 21 राज्यों में सरकारें हैं, या तो स्वयं की या गठबंधन को मिला के, और यही नहीं, बार बार राज्यों में भाजपा को लोगों के द्वारा चुनना ये दर्शा रहा है कि भाजपा सुशासन का पर्याय बन गई है। दोस्तों, याद करो जिस प्रकार रामायण काल में राक्षस जगह जगह विध्वंस मचाते थे, ऋषि मुनियों का यज्ञ भंग करते थे, आपने देखा होगा उनको मार देते थे, तरह तरह की उनको यातनाएं देते थे, और कदाचित 2014 के पहले भी तो यही स्थितियां थी। भारत में जगह जगह बम धमाके होते थे, न बस, न ट्रेन, न बाजार, न घर, न संसद, कोई जगह सुरक्षित नहीं थी। दोस्तों, हमने खून खराबे का एक बहुत लंबा और भयानक दौर झेला है। 26/11 मुंबई के हत्याकांड को कौन भूल सकता है? मैंने ही नहीं, भारत में नहीं, पूरे विश्व ने मानवता के नरसंहार को लाइव देखा है। दोस्तों, मेरा मानना है धर्म, दौलत, व्यापार ये सब जरूरी है, ये इनके मायने तभी अच्छे लगते हैं जब सुरक्षा के भाव मौजूद हों, और मुझे लगता है राष्ट्र सुरक्षित तो हम सुरक्षित। हद कहो या निकृष्टता की पराकाष्ठा, तत्कालीन कांग्रेस सरकार क्या करती थी इस दौरान पता है क्या? भूल जाओ क्षण को, उस समय के भ्रष्टाचार को भूल जाओ, मत बात करो उसकी, भूल जाओ सड़कों की बदहाली की, भूल जाओ बिजली पानी की समस्याओं की, भूल जाओ सरकारी अव्यवस्थाओं की, भूल जाओ भाई भतीजेवाद को, भूल जाओ परिवारवाद को, भूल जाओ विशेष लोगों को मिल रही विशेष छूट को, और भूल जाओ महंगाई को भी, भूल जाओ गरीब को, भूल जाओ बुलेट प्रूफ के बिना लड़ते जवानों को, भूल जाओ राजमाता के आदेश पर भगवान राम का मंदिर न बनने के लिए उतारी गई वकीलों की फौज को। पता है क्या?
जब कोई आतंकी घटना होती थी ना, तो इन मौतों के कुकृत्यों को क्या कहते थे कि हम इनकी कड़ी शब्दों में निंदा करते हैं। फैक्ट तेरे की। उन्होंने देश की आंतरिक और बाह्य सुरक्षा से हमेशा समझौता किया। केवल उनका लड़ाई, आतंकवाद से लड़ाई लड़ने का जो तरीका था वो क्या था पता है? हम इसकी कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। क्या इससे आतंकवादी मान जाते हैं क्या? उनका खून नहीं खोलता था। उनकी नाकामी का आलम मतलब इस कदर हावी हो गया कि भीषण नरसंहार को भी उन्होंने वोट बैंक का ये साधन बना लिया था। ये तुष्टीकरण का चरम था दोस्तों। जिहादियों का वो स्वर्णिम दौर था। भारत माता के सीने को चीर करके तुष्टीकरण के लिए पाकिस्तान और बांग्लादेश पहले ही बना करके दे दिए थे। यही नहीं, एक सामान्य व्यक्ति की बात तो क्या है, कांग्रेस सरकार में मातृभूमि के सच्चे सपूतों जो दिन रात देश की सीमाओं की रक्षा में लगे रहते हैं, ऐसे सैनिकों की गर्दन को काट करके पाकिस्तानी ले गए। ऐसी स्थिति में भी कांग्रेस के वह नेता जिसको हमने सत्ता सौंपी, उस पर केवल इस कुकृत्य पर निंदा प्रस्ताव पास करके रह गए। उनकी रगों में खून था या पानी। शर्म की बात होती है दोस्तों। इतने ही भर से कांग्रेस संतुष्ट नहीं थी। जिहादियों का नरसंहार, धर्मांतरण आदि में कमी नहीं आए, इसके लिए उसने भस्मासुरी ताकतें वक्फ बोर्ड को जमीन जिहाद के नाम पर थमा दी। और उसने कितनी जमीन जब्त की, आपको बहुत, आप इस चीज को देख रहे होंगे, सुन रहे होंगे दोस्तों। आपने खूब सुना होगा कितनी और कितनी जरूरी ऐतिहासिक इमारतें, राष्ट्रीय महत्व की धरोहरों की जगह वक्फ ने अपने नाम कर ली थी। और इसकी लिस्ट बहुत लंबी है दोस्तों। कुंभ की पावन धरा पर भी वक्फ ने अपना दावा ठोक दिया था। इससे ज्यादा क्या हो सकता है? कितने पाप गिनाऊं कांग्रेस के काले कृत्यों और उनके कारनामों को। मुझे लगता है एक पल की सुप्त चेतना में ये काले कारनामे शंखनाद करने के लिए यदि किसी को लगता है कि ये नाकाफी है, तो आज इस मेरे मंच के माध्यम से आज मैं एक बात बताता हूं, जिसको ध्यान से सुनिए। कांग्रेस के कुकृत्यों को मैं आज पर्दाफाश करता हूं। 2 बार कांग्रेस दंगा निरोधक बिल लेकर के आई, और उस दंगा निरोधक बिल में क्या था पता है? आप उसको ध्यान से सुनिए। ये सौभाग्य मानिए, लोगों को तो पता नहीं है। हिंदू अपनी संपत्ति बनाने में जुटा है, रोजगार में व्यस्त है, मस्त है। दोस्तों, उस बिल में क्या प्रावधान थे आप एक बार सुन लो। दंगों के दौरान दर्ज अल्पसंख्यक से संबंधित मामलों की सुनवाई केवल अल्पसंख्यक जज करेंगे। यदि अल्पसंख्यक केवल ये भेदभाव का आरोप लगा दे, तो पुलिस बिना जांच पहचान किए हुए उस आरोपी को सीधे ही जेल में डाल देती। ये उस बिल के प्रावधान थे। दंगों के दौरान हिंसा, आगजनी, तोड़फोड़ अल्पसंख्यक समुदाय चाहे जितना कर ले, हिंदू उसके खिलाफ केस दर्ज नहीं करा सकता था। और अल्पसंख्यक यदि हिंदू पर हत्या, आगजनी या किसी प्रकार का आरोप लगा दे, तो उस व्यक्ति को कोर्ट में खुद को निर्दोष साबित करने की जिम्मेदारी खुद की होती थी। इस बिल में यह भी प्रावधान था दोस्तों कि दंगों के दौरान अल्पसंख्यक समुदाय पर अगर किसी भी प्रकार का अगर नुकसान होता है ना, तो उसका जिम्मेदार हिंदू होगा और उसकी संपत्ति की भरपाई भी हिंदू ही करेगा। और यही नहीं, उसने नुकसान के लिए कहा था कि अल्पसंख्यक को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता था। दोस्तों, कांग्रेस का इतने से पेट नहीं भरा। पता है उस बिल में आगे क्या लिखा हुआ था कि यदि कोई अल्पसंख्यक आपसे किराए का घर मांगने आए और यदि आपने उसको मना कर दिया, तो वह अल्पसंख्यक पर प्रताड़ना का आरोप लगा देता और कोर्ट में खास सुनने वाला जज भी अल्पसंख्यक। दोस्तों, यदि अल्पसंख्यक इलाके में यदि दंगा हो जाता ना,
तो पता है बिल में क्या लिखा था कि अगर अल्पसंख्यक समुदाय में दंगा हो जाए तो उस क्षेत्र में रहने वाले जितने भी लोग हैं, जितने भी पुरुष हैं, उन पर वो केस दर्ज होगा। और यदि इस दौरान अगर किसी बहन बेटी की अगर इज्जत लूट लेते हैं अल्पसंख्यक दंगों में, और अगर पीड़ित महिला अगर शिकायत कर दे तो उल्टा उस महिला पर केस होता। ऐसा 2 बार प्रयास कर चुकी है। ये तो गनीमत मानो कि कांग्रेस के पास पूर्ण बहुमत नहीं था। और यदि किसी व्यक्ति को अगर पुलिस पकड़ कर ले जाती है और वो कहता है कि प्रभु ये तो बताओ कि मुझे लाया किस लिए है, तो वो कहती पुलिस कि तुमने अल्पसंख्यक के खिलाफ अत्याचार किया है। वो व्यक्ति पूछता भाई साहब मैं कौन से अल्पसंख्यक ने कहा है, तो पता है बिल में क्या प्रावधान था कि अल्पसंख्यक का नाम गुप्त रखा जाएगा। पुलिस कहती अल्पसंख्यक का नाम गुप्त है। इतना ही नहीं, यदि आप कोई धार्मिक कार्यक्रम अगर आपको करना होता था ना, तो उसकी एनओसी उस क्षेत्र में रहने वाले अल्पसंख्यक समुदाय से लेना जरूरी था। यानी जजिया कर वसूलने का सीधा सीधा रास्ता। बाबा साहेब के संविधान की जितनी दुआई कांग्रेस देती है ना, इस संविधान का गला घोटकर इस देश को सरिया से चलाने की तैयारी कर ली थी दोस्तों कांग्रेस ने। फिर भी हिंदू सोया हुआ था दोस्तों, आज भी सोया हुआ है हिंदू। अगर कोई जाने अनजाने अगर कांग्रेस को सपोर्ट करता है ना, तो ईमानदारी से कह रहा हूं, इस बात को समझना दोस्तों कि वो कहीं न कहीं अपने और अपने परिजनों, अपने जानकारों के लिए खतरा उत्पन्न ले रहा है। क्या आपने कभी राजमाता को, युवराज को, राजकुमारी को कुंभ में जाते देखा है क्या? कभी वो राम मंदिर गए हैं क्या? बल्कि वो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट ले आए। यानी हम हमारी ऐतिहासिक धरोहरों को मांग नहीं ले, इसका पहले से ही निदान कर दिया। इस देश को इस्लामी राष्ट्र बनाने की पूर्ण तैयारी नहीं थी दोस्तों। सनातन की परंपराओं को उन लोगों में, सनातन के गौरव की उन लोगों में ना तो कोई समझ है ना ही कोई जानकारी। अरे एक व्यक्ति के जन्म से लेकर के राम नाम सत्य होने तक राम का नाम सदा साथ रहता है दोस्तों। इतनी भ्रष्टता और दुष्टता को समझो। ये झूठ पर झूठ बोलकर ये कांग्रेस, ईमानदारी से कह रहा हूं, देश के इस्लामीकरण के लिए और इस योजना में साथ दे रहे हैं डीप स्टेट द्वारा फंडिंग। कुछ विदेशी पत्रकार जो यहां भी वर्क कर रहे हैं और कुछ अर्बन नक्सलाइट, ये इस प्रोसेस का हिस्सा है। इसलिए मैं कहता हूं दोस्तों, आइए संगठित होइए। लेकिन हिंदू समाज ऐसे अनेक कुकृत्यों से अंदर तक हिल गया था उस दौरान, और प्रभु श्री राम जी की कृपा कहो, हिंदू समाज में भावना जागी कि यदि इस देश को कोई बचा सकता है ना, तो वह भारतीय जनता पार्टी है। करोड़ों कार्यकर्ताओं के दिन रात परिश्रम, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का हजारों कार्यकर्ताओं का अथक श्रम और मोदी जी के चमत्कारी नेतृत्व का करिश्मा, और 2014 में भारत में एक जो परिवर्तन का दौर जो प्रारंभ हुआ दोस्तों, ये महज सत्ता का परिवर्तन नहीं था। 2014 में हुआ यह परिवर्तन लोगों द्वारा भारत के पुनर्जागरण के लिए नई यात्रा का शंखनाद था। 800 साल से अधिक गुलामी की बाद भी इस देश के खोए हुए गौरव को पाने के लिए देश के लोग उठ खड़े हुए थे। वास्तव में ये ऐसा लगता है जैसे प्रभु श्री राम जी ने भारत भूमि को कुशासन व्यवस्था से निजात दिलाने के लिए, राजधर्म की स्थापना के लिए, असंभव से लगने वाले कार्यों को निष्पादन के लिए और विश्व में भारत माता का गौरव बढ़ाने के लिए, भारत की संकल्प सिद्धि के लिए और मेहनत की पराकाष्ठा करने वाले उस युग पुरुष हम सभी कार्यकर्ताओं के प्रेरणा अक्षय स्रोत
माननीय श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी, जो इन्हीं परियोजनाओं के लिए प्रभु श्री राम जी ने जिन्हें अपना प्रतिनिधित्व चुन करके भेजा है। क्या ये बात सत्य आपको नहीं लगती है क्या? मुझे ऐसा ही प्रतीत होता है। क्या आपने कभी सपने में सोचा था क्या कि 370 35 से हट जाएगा? क्या आपने कभी सपने में सोचा था क्या मुस्लिम बहनों को ट्रिपल तलाक से आजादी मिलेगी? क्या आपने कभी सपने में सोचा था क्या कि अयोध्या में भव्य राम मंदिर बन जाएगा? क्या आपने कभी सपनों में सोचा था क्या कि लैंड जिहाद का वक्फ बिल के पंख काट दिए जाएंगे? क्या आपने सपने में सोचा था क्या कि मानव इतिहास में सनातनियों का इतना बड़ा समागम महाकुंभ प्रयागराज में लगेगा? क्या आपने सोचा था क्या कि भय भूख भ्रष्टाचार से पीड़ित गरीब देश भारत कभी विश्व की आर्थिक महाशक्ति बन जाएगा? क्या आपने कभी सोचा था क्या तकनीकी दृष्टि से पिछड़ा हुआ भारत सब विश्व के संपूर्ण निर्यात का 15% की भागीदारी निभाएगा? क्या आपने कभी सोचा था क्या इस देश से आतंकवाद और नक्सलवाद का खत्म हो जाएगा? क्या आपने कभी सोचा था क्या कि विश्व में भारत का इस प्रकार से मान बढ़ेगा? क्या आपने कभी सोचा था क्या आतंकवादियों को उन्हीं की सरजमी पर उन्हीं के घर में घुस करके ठोक दिया जाएगा? क्या आपने कभी सोचा था क्या चमगादड़ चीन को गलवान में उसी की भाषा में जवाब देने वाला भारत पैदा हो गया है? मित्रों, इन असंभव से लगने वाले कार्यों को मोदी जी ने यह दर्शा दिया कि मोदी जी के देश निर्माण की यात्रा, विकसित भारत और आत्मनिर्भर भारत को बनाने की यात्रा के हम सभी प्रत्यक्षदर्शी बन रहे हैं। मोदी जी के नेतृत्व में गरीबों को शौचालय निर्माण से लेकर पक्के मकान तक, आयुष्मान भारत योजना से लेकर गरीब कल्याण अन्न योजना तक, जो जिसमें 80 करोड़ लोगों को भोजन दिया जाता है, पीएम किसान निधि से लेकर के विश्वकर्मा योजना तक, पीएम जीवन ज्योति बीमा योजना हो जिसमें मात्र कुछ रुपए में ही जो है बहुत 2 लाख रुपए तक बीमा हो जाता है, अटल पेंशन योजना, कितनी ही योजना है दोस्तों, यदि मैं गिनाने लग जाऊं ना। लेकिन आपको एक बात बता दूं, इन सब योजनाओं का लाभ बिना भेदभाव के, बिना भ्रष्टाचार के अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति तक पहुंच रहा है। आज गरीबों, दलितों, अल्पसंख्यक, अन्य माइनॉरिटीज को अपनी ईमानदारी के साथ, आत्मविश्वास के साथ जीवन जीने की प्रेरणा मिली है। दोस्तों, यदि मैं सरकार के कामों की अगर बात करूं ना तो घंटों बीत जाएंगे। मैंने मोदी जी पर इतना अध्ययन किया है और अंत में मैं यही कहूंगा, सबका साथ सबका विकास के उद्देश्य से लक्ष्य अंत्योदय, पथ अंत्योदय, ध्येय अंत्योदय के साथ राष्ट्र निर्माण के लिए हम सभी राष्ट्र भावना से ओतप्रोत समर्पित भाजपा कार्यकर्ता आदरणीय श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी के मार्गदर्शन और राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जेपी जी नड्डा के नेतृत्व में सक्षम, सशक्त और विकसित भारत निर्माण के लिए हम सभी संकल्पित हैं। जय श्री राम, जय हिंद, भारत माता की। धन्यवाद उमेश जी। भाई उमेश चौक बोर्ड से छोरा छोरी इनको पढ़ाते नेता बन गए भाया। वह देखो पास खड़ी मंजिल, वह देखो पास खड़ी मंजिल इंगित से हमें बुलाती है, साहस से बढ़ने वालों के माथे पर तिलक लगाती है। साधना व्यर्थ कभी नहीं जाती, चलकर ही मंजिल मिल पाती, फिर क्या बदली क्या धाम है, चलना ही अपना काम है। कार्यक्रम ये विचार गोष्ठी अंतिम पड़ाव पर है। यदि किसी भाई के मन में कोई उद्गार हो, कोई भाव हो तो वो आए। सावित्री जी आपको आखिरी में बोलना है, इसलिए 2 मिनट रुकेंगे। 2 मिनट आखिरी में आपसे बुलवाऊंगा मैं। रुको एक मिनट रुको, सावित्री जी आए और अपना विचार प्रकट करें। सावित्री जी का बड़ा अनुभव है भाई, बहुत अनुभव है। ग्रामीण क्षेत्र के जनप्रतिनिधि के रूप में घनश्याम जी भाई साहब बोले थे,
शहरी क्षेत्र के जनप्रतिनिधि के वर्तमान जनप्रतिनिधि के रूप में सावित्री जी आकर बोले, चाहे भाजपा की जिंदाबादी लगाए, हम समझ लेंगे, आपका अनुभव हमको मिल गया। सावित्री जी। भारत माता की, बीजेपी, बीजेपी। मैं श्री राम के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ और सभी मेरे भारतीय जनता पार्टी के भाइयों सबको मैं नमस्कार करती हूँ, बड़ों को प्रणाम करती हूँ, मेरी बहनों को सभी को नमस्कार। अब बताने को तो सब कुछ उमेश जी ने बाकी छोड़ा ही नहीं, पूरी पार्टी की सारी बातें बता दी कि कितने अपन लोग कहाँ हैं, लेकिन फिर भी सबका साथ सबका विकास। हमारी भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है कि एक शब्द में कहना चाहूँगी कि खाली बहनों के लिए और महिलाओं के लिए सोचा तो मोदी ने सोचा। ऐसा सच्चा भाई है तो मोदी है, क्योंकि उन्होंने ही महिलाओं के लिए 33% आरक्षण किया और जितनी भी सुविधाएं मिल रही है वो सारी बहनों को मोदी जी के द्वारा मिल रही है। उनका स्नेह, उनका प्यार हमारे लिए बहुत कुछ है। और सभी उमेश जी के लिए मैं क्या बताऊं, उमेश जी तो एक महान हस्ती है, क्योंकि ये हालांकि मेरे से छोटे हैं, वैसे मेरी इज्जत बेटा बराबर करती है, लेकिन हमारे समाज के भी हैं। तो समाज में मैं तो ये कहती हूँ, आज तक मेरा जितना भी काम पड़ा है या कोई मैं गरीब बच्चों को लाई हूँ, इन्होंने कभी ना नहीं किया, उनको फ्री में पढ़ाया है। इनकी इतनी महानता है कि अगर मैं आ गई और मैंने कह दिया कि सर आज इनसे इतने ही पैसे लेने, तो आज तक किसी ने नहीं किया, लेकिन इन्होंने कभी ना नहीं किया कि मैडम अगर आप कह रही हो तो मैं इतना ही लूँगा। इसलिए मैं कहना चाहती हूँ ऐसे भाई हैं। और आज मैं आपको दावे के साथ यहाँ से मेरा हाथ रख के आशीर्वाद देती हूँ कि आप एक दिन बहुत बड़ी उपलब्धि और बहुत बड़े नेता और हमारे। धन्यवाद भाई साहब। सावित्री जी, आपका जो संदेश है गंगापुर की कोने कोने में, तरण तरण में पहुंचेगा। इसी के साथ ये कार्यक्रम अंतिम पड़ाव पर है। अभी भी यदि कोई भाई अपना उद्गार अपने मन में दबा कर बैठा है, ये विचार गोष्ठी है। कार्यक्रम की रूपरेखा बनाते समय पुराने नए नए सब लोग हैं, पुराने लोगों को पता होगा। भारतीय जनता पार्टी की जब जाजिम बिस्ती थी तो वही मंच हुआ करता था। थोड़ा सा बैठने में परेशानी है, इसलिए आसन का प्रावधान है, लेकिन मंच जैसी व्यवस्था जब जाजम बिछ गई भाजपा की, वही से चालू हो गया। तो जब रचना बना रहे थे तब कहा था मैंने कि मंच से दूर रहेंगे, एक साथ बैठेंगे, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। भारतीय जनता पार्टी की 46वीं स्थापना दिवस के इस उपलक्ष्य में आप सभी को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। ये यात्रा निरंतर इस राष्ट्र में भारत माता की सेवा में, भारत माता के श्री चरणों में अटक से कटक, कश्मीर से कन्याकुमारी, लंबे चौड़े ये देश को समृद्धि पर ले जाए। इस भाजपा की यात्रा में आप सब लोग अपना कण कण तृण तृण देवे। इसी के साथ मैं आभार के लिए आमंत्रित करता हूं और कार्यक्रम अंतिम पड़ाव पर। धन्यवाद मंच संचालक जी। एक बार सभी कार्यक्रम समापन की ओर है, तो अपन जोरदार राम जी का उद्घोष करेंगे। 1 मिनट या 2 मिनट या जितने मेरे से बोला जाएगा उतने मिनट मैं अपनी पूरी ताकत लगाऊंगा। आप सब भी दोनों हाथ खड़े करके भगवान श्री राम का जयकारा लगाएंगे। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, वंदे 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 मातरम, जय श्री राम, वंदे मातरम, जय श्री राम, वंदे मातरम, जय श्री राम। भाजपा जिंदाबाद, श्री नरेंद्र मोदी
की। आज अंत में सभी राष्ट्रगान अपने स्थान पर खड़े होकर बोलेंगे। धन्यवाद। इस अवसर पर भाजपा के स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में प्रदेश और देश के नेतृत्व के द्वारा 6 तारीख से 14 तारीख तक अंबेडकर जयंती तक सेवा सप्ताह चल रहा है। हम सभी कार्यकर्ता भाजपा के जिला, प्रदेश राष्ट्रीय नेतृत्व के निर्देश अनुसार इस सेवा सप्ताह को अपना समर्पण करें। इसी के साथ भारत माता की जय, राष्ट्रगान जन गण मन भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल वंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उत्कल जलधि तरंग। अब शुभ नामे जागे, अब शुभ आशीष मांगे, गाए तब जय गाथा। गण मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता, जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बीजेपी जिंदाबाद, बीजेपी जिंदाबाद। धन्यवाद आपको, बहुत बहुत आभार। रामनवमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं, भाजपा के स्थापना दिवस की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद।